जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। आज हमारे इंडिया जीके की क्लास नंबर 34 है। इंडिया जीके हरियाणा ग्रुप डी के अंदर कम से कम आपके एग्जाम के अंदर 15-16 नंबर की 15 से 20 नंबर की आपकी इंडिया जीके पूछी जाती है। वहीं पे आपके हरियाणा ग्रुप डी में 15 नंबर की इंडिया जीके आती है। डेली आपको सुबह 11 बजे इंडिया जीके की क्लास मिलती है और डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके की, और साथ में आपको हरियाणा करंट अफेयर्स मंथली करवाई जा रही है। 1 से 10 तारीख तक कंटिन्यू सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स चलेगी। एक दिन में 1 महीने की करंट अफेयर्स डेली दोपहर को 2 बजे साइंस की क्लास। और बहुत सारे स्टूडेंट हरियाणा ग्रुप डी के लाइव मॉक टेस्ट में जुड़ करके, डेली मॉक टेस्ट होता है, 100 दिन 100 मॉक टेस्ट चलेंगे। रात को 9 बजे ये मॉक टेस्ट होता है। और हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 230 रुपीज इसका प्राइस रहेगा। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से जापान के अंदर जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहले जो टाइफून है, ये प्रशांत महासागर के अंदर उत्पन्न होता है, प्रशांत महासागर में। और कैसा चक्रवात है ये? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उत्तर पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वहां पर ये उत्पन्न होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर मैं बात करूं अमेरिका और जो आइलैंड है वहां पर अमेरिका के अंदर आने वाले तूफानों को क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन चक्रवातों को क्या बोला जाता है? विल्ली विलीज बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या बोला जाता है? विल्ली विलीज बोला जाता है। जबकि हमारे अमेरिका या मेरे दोस्तों आइलैंड के अंदर इसको क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता है? अगर सबसे ज्यादा मैं बात करूं, भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार कहां पर हैं भाई? कोयले के भंडार सबसे ज्यादा झारखंड के अंदर हैं। और गुजरात जो है ये कोयले का उत्पादन नहीं करता है। बाकी छत्तीसगढ़, ओडिशा जो है, झारखंड, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर है? झारखंड के अंदर है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। नेक्स्ट, एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का क्या कहलाता है? भाई उस स्थान की जलवायु कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जलवायु को निर्धारित करने वाले कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे अक्षांश हो गई, ऊंचाई हो गई, और प्रेशर यानी कि वायु दाब हो गया, पवन हो गया, समुद्र से दूरी हो गई, महासागरीय धाराएं होगी। ये सब जलवायु को निर्धारित करने वाले फैक्टर होते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि विश्व की जलवायु को कितने वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है? 3 वर्गों के अंदर विश्व की जलवायु को विभाजित किया गया है। एक है आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और एक है मध्य अक्षांशीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु, और एक है आपकी ध्रुवीय और उच्च अक्षांशीय जलवायु, ध्रुवीय और उच्च अक्षांशीय जलवायु, यानी कि 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। नेक्स्ट बताइए, कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? अरब प्रायद्वीप से कौन सा सागर है जो अफ्रीका को अलग करता है? वो है लाल सागर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लाल सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। और जो स्वेज जल संधि है, लाल सागर को भूमध्य सागर से क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। स्वेज जल संधि किसको जोड़ने का काम करती है? लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर से। वहीं अगर मैं बात करूं जो कैस्पियन सागर है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जल निकाय, पृथ्वी का सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? सबसे बड़ा जल निकाय कैस्पियन सागर भाई, कैस्पियन सागर। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वहीं पे काला सागर जो है ये उत्तर पश्चिम में यूक्रेन, रूस, ठीक है, दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में रोमानिया से घिरा हुआ है काला सागर। नेक्स्ट, वर्ष 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? भाई सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो वो है चीन देश। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2022 तक भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक जो है वो चीन है। बाहर से लौह जो अयस्क है आयात करने वाले कुछ देश चीन करता है, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ओमान, जापान। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का लौह अयस्क होता है। कौन कौन सा होता है लौह अयस्क? एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, एक आप बोलते हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एक होता है लिमोनाइट,
लिमोनाइट और एक हम बोलेंगे मेरे दोस्तों सिडेराइट। ये 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं और भारत में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में मुख्यतः पाया जाता है। उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? उपग्रह जो है वो वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है अक्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या बोलते हैं? अक्षोभ मंडल बोलते हैं। अक्षोभ मंडल को और कौन सा मंडल कहा जाता है? संवहन मंडल कहा जाता है, क्योंकि अक्षोभ मंडल के अंदर मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं किसमें होती हैं? अक्षोभ मंडल पे। वही में मैं बात करूं समताप मंडल वायुयान यानी कि जो फ्लाइट उड़ती हैं उनको उनके लिए आदर्श माना जाता है समताप मंडल। बात करूं मैं एक आयन मंडल मेरे दोस्तों, जितने भी रेडियो तरंग आयन मंडल, जितने भी रेडियो तरंग है, सैटेलाइट है, ये आयन मंडल के अंदर संचारित किए जाते हैं। बाह्य मंडल यानी कि बहिर्मंडल, ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है और इसके अंदर कौन से गैस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है और ज्यादातर उपग्रह इसी परत के अंदर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा आता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला स्थान चीन का आता है, उसके बाद भारत में आता है, फिर अमेरिका, फ्रांस, तुर्की, जर्मनी, यूक्रेन, कनाडा, पाकिस्तान, इन सब का आता है भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा चीन करता है उत्पादन। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में क्या होता है? वायुदाब में कमी होती है, तापमान में कमी होती है, भारी वर्षा होती है। सबसे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, जब आप देख रहे होंगे भारत का जो उत्तरी भाग यानी कि जैसे अभी हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी पड़ रही है तो क्या होता है? वायु दाब के अंदर कमी होती है। ठीक है, ग्रीष्म काल में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो वायु का प्रेशर है उसके अंदर कमी आती है। और भारत का जो उत्तरी भाग में है, वायु दाब में कमी आने पर समुद्री सतह के ऊपर यानी कि हाई प्रेशर होता है और इसके दौरान जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति की दिशाएं बन जाती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत के अंदर वर्षा होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है भाई? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, भोपाल। देखिए उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी भाई, उन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग परियोजना है उसकी आधारशिला रखी थी। ये भारत के 4 मुख्य शहर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। ये भोपाल को नहीं जोड़ता है। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? कोलकाता। यानी कि 4 शहरों को जोड़ने का काम करता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी के अंदर स्थित है भाई? यहीं पे मैं बात करूं जास्कर भाई। ठीक है, जास्कर जो पर्वत है ये हिमालय के समानांतर लद्दाख के अंदर और दक्षिण में महान हिमालय के बीच में स्थित है। यानी कि दक्षिण में, ये भी मैं लिख रहा हूँ, हिमालय के समानांतर यानी कि नॉर्थ में लद्दाख और मेरे दोस्तों साउथ में महान हिमालय के बीच में स्थित है। महान हिमालय के बीच में स्थित है। वही में मैं बात करूं मेरे दोस्तों सतपुड़ा आपकी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है। विंध्याचल की अगर मैं बात करूं तो भीमबेटका के शैलश्री किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? विंध्य पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल जो पर्वत है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, यानी कि नॉर्थ भारत को साउथ भारत से अलग करने का काम कौन सी करती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी भाई। पीर पंजाल भारत के हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर ये फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और पीओके के अंदर भाई। निम्नलिखित में से कौन से भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं? भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। जमशेदपुर आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। राउरकेला आपका उड़ीसा के अंदर है। तो तीनों के तीनों जो हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तीनों के तीनों भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। ठीक है, और भी हैं जैसे जो आपके भाई इस्पात उत्पादक केंद्र है, एक आपका बोकारो है। बोकारो कहाँ पर है? बोकारो झारखंड के अंदर है। ठीक है, झारखंड के अंदर एक आपका जमशेदपुर है, जमशेदपुर।
भारत जो है दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भाई। ठीक है, एक आपका सलेम पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 5 राज्य भारत के, कितने राज्य? 5 राज्य जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। एक आपका बिहार हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, एक है वेस्ट बंगाल और एक है मेरे दोस्तों सिक्किम। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल की लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। कितने किलोमीटर की? 1751 किलोमीटर की। मिनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था। यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है? तो यहाँ पे शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वो, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह भाई, बड़ा उपग्रह किसका है? ये सबसे बड़ा उपग्रह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, वर्तमान तक सौरमंडल में शनि ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है। शनि ग्रह के क्या है? सबसे ज्यादा चंद्रमा है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहले नंबर पे बृहस्पति आता है, दूसरे नंबर पे शनि आता है। शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज 1655 के अंदर एक क्रिस्टियन ह्यूंजास थे, उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? भील, कोरवा, गारो या गोंडी? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भीलों के द्वारा भिल्ली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? भिल्ली भाषा इनके द्वारा बोली जाती है। ये भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इस भाषा को भिलाला, भील बोली इन आदि नामों से जाना जाता है। भील जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। और जो भील जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा, कोयना, केन या बेतवा? नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हिरन हो गई, कोलार हो गई, बंजर हो गई, दुधही, कुंडी, गंजाल, तवा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी कहां से निकलती है? मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकल करके, मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकल करके पश्चिम की ओर बहती हुई कहां पर गिर जाती है? ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर ये गिर जाती है। ये नदी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन राज्यों के अंदर प्रवाहित करती है। नर्मदा नदी यानी कि भरूच, भरूच कहां पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात के निकट खंबात की खाड़ी में ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। बहुत बार पूछा जाता है कि नर्मदा जो नदी है, एस्चुरी का निर्माण, ज्वार नदमुख का निर्माण कहां पर करती है? खंबात की खाड़ी में, भरूच गुजरात के निकट करती है। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य अक्षुद्र ग्रह बेल्ट के अंदर स्थित है? वही बोना ग्रह, तो उसका नाम है सेरेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस ग्रह को सबसे पहले 1801 के अंदर खोजा गया था भाई। 1801 के अंदर किसके द्वारा खोजा गया था? ग्यूसेप पियाजी, नाम क्या था उनका? ग्यूसेप पियाजी के द्वारा सबसे पहले 1801 के अंदर खोजा गया था। यहीं पे मैं बात करूं एरिस, बोने ग्रह की खोज 2003 के अंदर इसकी खोज हुई थी। एरिस की, एरिस जो बोना ग्रह है, ये इसकी 2003 के अंदर। मैकमेक ये भी बोना ग्रह है, इसकी खोज 2005 के अंदर हुई थी। ठीक है, और 2008 के अंदर इसको बोने ग्रह की क्या मिली भाई? मान्यता मिली। यहीं पे मैं बात करूं जो प्लूटो है, जिसको बोना ग्रह माना जाता है, जिसकी खोज 1930 के अंदर हुई थी भाई। ठीक है, जिसको श्रेणी से हटा दिया गया है। तो प्लूटो ग्रह की खोज कब हुई थी? इसकी हुई थी 1930 यानी कि 1930 के अंदर। नेक्स्ट, विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह है। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वैन एलन भाई। वैन एलन यानी कि विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर आवेशित और ऊर्जावान कणों का एक विशाल समूह है। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? यहाँ पे पूछा गया है समुद्र की सतह पर लवणता लवणता का क्या होता है? लवणता का भाई बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। ठीक है, बर्फ या वाष्पीकरण यानी कि लवणता जो है बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से लवणता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, और समुद्र जल की जो औसत लवणता है वो कितनी है? 35 ग्राम
35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ये समुद्र की औसत लवणता है समुद्री जल की भाई। समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें भाई, ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, तो महाद्वीपीय शेल्फ ही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाद्वीपीय शेल्फ जो है समुद्र का सबसे उथला भाग है जिसकी औसत ढाल यानी कि 1 डिग्री या उससे कम होती है, 1 डिग्री या उससे कम होती है। यानी कि जो महाद्वीपीय ढलान जो होती है एक ऐसा स्थान होता है जो महाद्वीपीय शेल्फ और महाद्वीपीय उत्थान के बीच में स्थित होता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है एक मेरियाना गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, यहाँ पे गर्त की मैं बात कर रहा हूँ, मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। कौन से महासागर में है? ये आपका प्रशांत महासागर के अंदर है। नेक्स्ट है मेडागास्कर, कौन से महासागर में स्थित है? मेडागास्कर, मेडागास्कर हिंद महासागर के अंदर स्थित एक देश है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर बड़े की श्रेणी में। प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। वहीं पे मैं बात करूं अटलांटिक महासागर, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर मैंने आपको बता दिया तीसरा नंबर का है। ये पूर्व में ऑस्ट्रेलिया यानी कि ये ईस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। वेस्ट में ये अफ्रीका से घिरा हुआ है, अफ्रीका से, और नॉर्थ में ये एशिया से घिरा हुआ है हिंद महासागर। और विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना भाग है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रसातल का मैदान, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रसातल का जो मैदान है वो 3000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई में स्थित है, यानी कि इसकी गहराई जो है ये 3000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई के अंदर ये स्थित है। समुद्र में जो कॉन्टिनेंटल राइज है यानी कि जो महाद्वीपीय उत्थान है उसके बाद में गहराई में जाने पर महासागरीय नितल के ऊपर समतल मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है, और इन मैदानों में महीने जो है महीन दाने, छोटे छोटे दाने जो हैं गाद और मिट्टी पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान जो है वो गग्गर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा का गग्गर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। गंगा का मैदान मिट्टी, गाद, रेत और बजरी से निर्मित एक ऐसा क्षेत्र है, एक जलोढ़ क्षेत्र है भाई। और गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों के अंदर ये विस्तृत है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? गंगा का जो मैदान है वो पूछा गया किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है। तो गंगा का जो मैदान है वो गग्गर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ, ये हमने कर लिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तीस्ता नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। ये आपके चोलमू झील से निकलती है। घग्गर नदी भाई शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख उत्तराकाशी से ये निकलती है। नेक्स्ट है नामचा बारवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य के अंदर प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में किस नाम से जानी जाती है? ये दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है, दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी, सुबनसिरी, और एक है आपकी मानस, मानस भी किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। एक आपकी धनसिरी है, धनसिरी, और एक आपकी लोहित नदी है। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? वो है मेरे दोस्तों गंडक नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गंडक नदी दो नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है।
गंडक नदी कहाँ से निकलती है? ये नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी यानी कि नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नारायणी नदी के नाम से नेपाल के अंदर इसको जाना जाता है। वहीं पे मैं बात करूं महानंदा नदी भाई, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा। गंगा के बाएं तट के अंदर यह जाकर मिल जाती है। कोसी नदी की अगर मैं बात करूं, नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलती है। ये नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय गरज से बना है? तो वो है मेरे दोस्तों एटोल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्ति और केंद्रीय गरज से बना हुआ है। एटोल का आकार जो है अंगूठी का जो आकार होता है, ठीक है, या घोड़े की जो नाल होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वल्याकार होता है। इसका कैसा आकार होता है? वल्याकार होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैगून के बारे में पूछा जाता है। लैगून किसी भी समुद्र या महासागर के किनारे पर जो निर्मित होने वाला जो उथला यानी कि उथला जो जल क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये है अटलांटिक महासागर के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत जो समुद्री राष्ट्रीय स्मारक है अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। अरब सागर हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और भारतीय द्वीप यानी कि जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर के अंदर स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो लक्षद्वीप है वो कौन से सागर के अंदर स्थित है? अरब सागर के अंदर स्थित है भाई, ठीक है, अरब सागर के अंदर। जावा गर्त जिसको सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त भाई। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जावा गर्त बोलते हैं, जिसको हम सुंडा गर्त भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, विभाजन के दौरान भारत का कौन सा उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से के अंदर चला गया? सूरजमुखी, जूट, सोयाबीन या कपास? तो ऑप्शन नंबर डी, विभाजन के दौरान भारत का कपास उत्पादक क्षेत्र एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से के अंदर चला गया। और भारत में कपास के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं वो कौन से हैं? गुजरात और महाराष्ट्र हैं। कपास के लिए कौन सी अच्छी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर आवश्यकता होनी चाहिए वर्षा की? 100 से 50 से 100 सेंटीमीटर भाई। सूरजमुख की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? रेगुर मिट्टी मानी जाती है। जूट उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है जूट के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन तीन नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बी ऑप्शन भाई, ठीक है। जो उत्तरी मैदान है जलोढ़ मिट्टी से बने हो, तीन नदियों के मिलने से बने हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और जो इसकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो लाई गई जो मिट्टी है उसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा काजू की वृद्धि के लिए अन्य की तुलना में अधिक उपयोगी है? काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है लाल लेटेराइट मिट्टी भाई। काली मिट्टी मैंने आपको बताया था कपास, जितने भी मोटे अनाज हैं, तिलहन है, उसके लिए काली। जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन। शुष्क मिट्टी सरसों, ग्वार, दलहन, चना, बाजरा, इनके लिए। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या बोल रहे हैं? यह दक्कन जाल के साथ में पाया जाता है, इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ये ऑप्शन नंबर डी इसके बारे में गलत है। काली मिट्टी के अंदर में दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो जैव तत्व हैं यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसके अंदर कमी पाई जाती है, अधिकता नहीं भाई। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। इस मिट्टी को सवते जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सवते जुताई वाली मिट्टी, काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? सवते जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। और इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास मिट्टी भी कहा जाता है। कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा
और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये नहीं कर पाते मेरे दोस्तों, तटीय स्थिति के कारण भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समुद्र का जो तट है उसके समीप में जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, जिसके चलते वहां पर एक समकारी तापमान बना रहता है। जो लंबी तटरेखा वाले बड़े तटीय क्षेत्र हैं वहां पर एक समान जलवायु बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? तो उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा भाई। जो बनिहाल दर्रा है वो हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर एक पर्वतीय दर्रा है जो कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय को और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। बात करूं मैं माना दर्रा भाई, ये भारत और चीन की सीमा के ऊपर स्थित है। भारत और चीन की सीमा के ऊपर स्थित है। ये दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है माना दर्रा भाई। बारालाचा दर्रा भाई, ये लेह मनाली हाईवे के ऊपर स्थित है। लेह मनाली हाईवे के ऊपर स्थित है। और जो ये दर्रा है ये लाहौल स्पीति यानी कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा वहीं पे 20.8% यानी कि हम लगभग 21% बोल देते हैं। वहीं पे मैं बात करूं आर्गन की जो मात्रा है 0.9% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है इसके अंदर 0.03% पाई जाती है। वहीं पे जो वायु दाब है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब को मापने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक कहां पर पाई जाती है? हवा के अंदर। वायु के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है, मेसोपोज के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो हम उसको कैसा क्षेत्र बोलेंगे? थर्मोस्फियर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थर्मो से ही पता चल रहा है, थर्मो का मतलब भी टेम्परेचर ही होता है, हीट ही होता है। थर्मोस्फियर वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ोगे तो तापमान के अंदर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वहीं पे मैं बात करूं मेरे दोस्तों मध्य मंडल जो मेजोस्फीयर होता है ये ठीक समताप मंडल के नीचे समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है। समताप मंडल के ऊपर कौन सा होता है? मेजोस्फीयर बोलते हैं जिसको आप मेजोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि आप मध्य मंडल भी बोलते हैं इसको। वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान के अंदर कमी आती है। मेजोस्फीयर में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ में तापमान के अंदर कमी आती है। ओजोन परत समताप मंडल के अंदर स्थित है भाई। ओजोन परत कौन से मंडल के अंदर स्थित है? समताप मंडल में। गुजरात में प्रायद्वीपीय के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भारत में असम, गुजरात, राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम भंडार ज्यादा पाया जाता है। जो अवसादी चट्टानों को और कौन सी चट्टान कहा जाता है? परतदार चट्टानें भी अवसादी चट्टानों को कहा जाता है। और अवसादी चट्टानों का निर्माण किसके कारण हुआ है? यानी कि कौन सी सेल के कारण? आग्नेय व रूपांतरित जो चट्टान है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन यानी कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ है? अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान यानी कि क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में हो गई? तो अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। इस पर्वत का निर्माण पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उससे जो चट्टानी मैग्मा निकला उसके क्रस्ट से ऊपर उठकर ढेर के रूप में जमने से हुआ है। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर। 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्तों कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर का पर्वत है। स्ट्राम्बोली इटली के अंदर है। एटना इटली के अंदर है। ये आपसे ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर के अंदर है। स्ट्राम्बोली इटली के अंदर है। एटना इटली के अंदर है। हिमाचल श्रेणी
हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है? इसको एक लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय कहा होता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को आप कौन सा हिमालय भी बोल देते हैं? पार हिमालय भी बोल देते हैं। ट्रांस हिमालय को हम क्या बोल देते हैं? पार हिमालय भी बोल देते हैं। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे लिखा है आपके सामने वृद्ध हिमालय, एक होता है वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय को आप क्या बोल देते हैं? महान हिमालय भी बोल देते हैं वृद्ध को, या आप हिमाद्री भी बोल देते हैं, हिमाद्री, हिमाद्री। ठीक है, और यहाँ पे लघु हिमालय को आप क्या बोल देते हैं? महाभारत श्रेणी भी बोल देते हैं, महाभारत श्रेणी। और क्या बोल देते हैं आप इसको? हिमाचल श्रेणी भी बोल देते हैं। ये इनके नाम है और एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट, कोटलीदून और पाटलीदून भारत के किस अक्षेत्र के अंदर स्थित है? कोटलीदून और पाटलीदून लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में भाई। ठीक है, दून यानी कि देहरादून, ठीक है, ये सब कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है धौलागिरी पर्वत को भाई। ठीक है, धौलागिरी का मतलब होता है सुंदर सफेद पहाड़। और ये धौलागिरी जो पर्वत है, ये जो चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,167 मीटर है भाई। एक होता है आपका माउंट लहोत्से, विश्व की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भाई। कौन सी है? माउंट लहोत्से। मकालू जो पर्वत है, दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, मकालू पर्वत। नेक्स्ट बताइए, देवमाली कौन किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली। तो देवमाली है मेरे दोस्तों उड़ीसा की। देवमाली पर्वत उड़ीसा का एक जिला है, कोरापुट जिला। उड़ीसा का कौन सा जिला है? कोरापुट जिला, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1672 मीटर है। मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल की संदकफू चोटी, संदकफू, संदकफू चोटी कहाँ की है? नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास में स्थित है? कामेट, नंदा देवी, अन्नाईमुड़ी, हाथी पर्वत। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। बाकी क्लासेज को भी टाइम से ज्वाइन करते रहिए। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, सुबह 11 बजे इंडिया जीके, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट आपको रात को 9 बजे मिलता है। डेली लाइव मॉक टेस्ट चलता है रात को 9 बजे। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ करके अपनी तारीख को जांचते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।